हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner, as shown in the activity. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The Earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the Earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the Earth are called as exogenic forces. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो लिथोस्फेयर होता है ये रिलेट करता है सॉलिड पार्ट जो है अर्थ का, वो लिथोस्फेयर होता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं कि जो लिथोस्फेयर होता है वो ब्रोकन होता है बहुत सारी प्लेट्स में, ठीक है। यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, और उन सारी प्लेट्स को हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक। और आप लोगों को क्या बता दूं कि ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये हर साल क्या मूव करती है। बहुत ज़्यादा तो मूव नहीं करती हैं, ये एक साल में कुछ मिलीमीटर ही मूव करती हैं, बहुत कम मूव करती हैं। लेकिन ये मूव कैसे कर पा रही हैं? ये मूव कर पा रही हैं किसकी वजह से? मॉल्टन मैग्मा की वजह से, जो हमारी क्रस्ट के नीचे है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई पानी लेंगे, जैसे हमने एक बाउल में पानी रख दिया, ठीक, फिर उसके ऊपर हमने कोई सा बिस्किट रख दिया, तो वो जो बिस्किट है वो धीरे धीरे आगे पीछे टहल मतलब थोड़ी देर बाद तो वो डूब जाएगा, लेकिन जब तक वो डूबेगा नहीं तब तक वो थोड़ा पानी में तैरेगा ना, आगे पीछे होगा ना। वैसे ही जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये किसमें, ये मॉल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, और ये तैर रही तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं। तो हर साल ये कुछ मिलीमीटर्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा वो माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, वो भी क्या हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसके नीचे की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो नीचे से बढ़ रही हैं। वो हम लोग हायर क्लासेस में अभी पढ़ेंगे 9th क्लास में, ठीक फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि ये सारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये हर साल क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं कितनी भारी भारी प्लेट्स हैं। जैसे हमारा जो इंडिया है वो भी क्या, वो भी एक प्लेट है, उसका भी क्या एक नाम है प्लेट का, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी क्या एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है। और इंडिया जो है वो जब आगे को मतलब कि अब इंडिया जैसा भारी देश, बड़ा देश, उसकी प्लेट अगर किसी दूसरे देश के प्लेट में जाकर के टकराएगी तो क्या वो थोड़ा सा तो हिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या अर्थक्वेक्स आएंगे। तो अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। तो इनमें क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक। तो अगर फोर्स अंदर लग रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और अर्थ के एक्सटीरियर में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इसको अभी हम लोग फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है। पहला क्या है, अर्थ मूवमेंट। फिर अर्थ अगर अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के दो टाइप के क्या फोर्स होंगे। पहला तो होगा एंडोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स में क्या होता है, सडन फोर्स एंड डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ठीक। एंडोजेनिक फोर्स दो टाइप के होते हैं। सडन फोर्स में क्या होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक, वॉल्केनोज आ जाएंगे, लैंडस्लाइड्स आ जाएंगी। और डायस्ट्रॉफिक फोर्स में क्या होता है कि जो बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फिर हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की। इसमें क्या होता है, इरोशनल एंड डिपोजिशनल फोर्स होता है, ठीक। ये एक ही टाइप का होता है। इसमें जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर जैसे पिघलते हैं। अब हम लोग इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अर्थ
अर्थ अगर मूवमेंट करेगी तो उसमें कुछ फोर्स लगेगा, या तो वो एंडोजेनिक फोर्स होगा या फिर वो एक्सोजेनिक फोर्स होगा। अगर वो एंडोजेनिक फोर्स होगा तो एंडोजेनिक दो टाइप के फोर्स, एंडोजेनिक में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सडन फोर्स और एक होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स, ठीक। एंडोजेनिक फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सडन फोर्स और एक होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो सडन फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि अगर अर्थ मूव करी और अगर वो एंडोजेनिक फोर्स है, यानी कि अगर वो अर्थ के इंटीरियर में फोर्स लग रहा है और अचानक से लग रहा है, सडन फोर्स है, तो वो क्या होगा, वो अर्थक्वेक आ जाएगा उसमें, या वॉल्केनो इरप्शन हो जाएगा, यानी कि लावा निकलेगा वॉल्केनो से, या फिर लैंड स्लाइड होगी। ठीक फ्रेंड्स, अगर अगर जो एंडोजेनिक फोर्स है उसमें अगर वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है तो क्या होगा, अगर वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होगा तो उसमें बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स बनेंगे। अब माउंटेन्स कैसे बनेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो हिमालय था ये पहले नहीं था, ठीक। तो हमारी जो अर्थ की प्लेट थी, मतलब अर्थ नहीं, हमारा इंडिया जो था, वो हमारा इंडिया कहीं एकदम साउथ में था, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो थी वो अलग हुई और अलग होते होते कहाँ, यहाँ एशिया तक आ गई। और एशिया और इंडिया के बीच में एक समुद्र था, एक सी था, जिसका नाम तैथिस सागर था, तैथिस सी। तो वो क्या कर रहा था, इंडियन प्लेट क्या फोर्स लगा रही थी आगे को बढ़ने के लिए। तो क्या हुआ कि जो पानी था वो तो चला गया, लेकिन पानी के नीचे जो मिट्टी थी वो सब क्या हुआ, वो सब ऐसे उठने लगा ऊपर को, मतलब कि प्रेस करा तो वो जो मिट्टी थी वो सब ऊपर माउंटेन जैसा उसने स्ट्रक्चर ले लिया, और वो क्या, वो एक माउंटेन बन गया। तो जो हिमालय है ये एक डायोस्ट्रॉफिक फोर्स की वजह से बना हुआ है। अभी आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये जो डायोस्ट्रॉफिक फोर्स है ये हम लोगों को आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन ये जो सडन फोर्सेस है इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, कि ये एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्स में खाली एक ही टाइप है, जिसका नाम है इरोजनल एंड डिपोजिशनल, यानी कि इसमें या तो इरोजन होगा या तो डिपोजिशन होगा। तो इसमें आते हैं रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स, यानी कि इसमें जो नदी है उसमें बाढ़ आ जाएगी, विंड हवा आंधी आ जाएगी, सी वेव्स यानी कि समुद्री लहरें जो होती है वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो टूट टूट के क्या गिरने लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth's crust through which a molten material erupts suddenly. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called epicenter. Vibration travel outward from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो एंडोजेनिक फोर्स होता है उसमें क्या होता है, वो बहुत बार तो क्या करता है, वो खाली सडन फोर्स ही रिलीज करता है, जिसमें वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक। अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज का क्या इरप्शन होता है। तो अर्थक्वेक, वॉल्केनो तो आपको पता ही होगा कि मॉल्टन मैग्मा उसके नीचे भरा रहता है, मेंटल में मॉल्टन मैग्मा रहता है, वो ऊपर आता रहता है, और जो वॉल्केनो होता है वो एक वेंट होता है जहाँ से क्या सारा लावा बाहर निकलता है। बात करें अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ के नीचे सरफेस में क्या बहुत सारा क्या फोर्स लगता है, जिसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और एक जगह होती है अर्थ के नीचे, क्या एक पॉइंट होता है जहाँ से ये फोर्स स्टार्ट होता है। जिस जगह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस जगह का नाम होता है फोकस। और फोकस के ऊपर यानी कि सेंटर में क्या, मतलब फोकस के ऊपर, फोकस तो हो गया अर्थ के नीचे सरफेस में, ठीक है। देखो अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे और क्रस्ट के ऊपर दोनों जगह क्या अर्थक्वेक का फोर्स लगता है। तो क्रस्ट के नीचे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है फोकस, और क्रस्ट के ऊपर जो लग रहा है उसका नाम है एपीसेंटर, ठीक फ्रेंड्स, एपीसेंटर उसका नाम है। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can
certainly be minimized if we prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fishing in the ponds, get agitated, snakes come to the surface. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो अर्थक्वेक होता है इनको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। कि क्या प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि हमें ये पता नहीं होता कि इस डेट को इतने बजे क्या अर्थक्वेक आएगा। ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे कुछ जो लोग होते हैं, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, उनके बिहेवियर से हम लोगों को पता चल जाता है। जैसे जो फिशेस होती है पॉन्ड्स में, वो क्या एगिटेट करने लगती है। स्नेक्स जो होते हैं वो अपने बिल से बाहर निकल के कहाँ सरफेस में आ जाते हैं। अब हम लोग क्या यहाँ पे कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms of the on the surface of the earth. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लैंडस्केप होते हैं वो हम लोग वो अर्थ में क्या वांट करते रहते हैं कंटिन्यूसली कि मतलब कि इरोजन हो रहा है। यानी कि लैंडस्केप कैसे होता है कि जब वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स एंड द सरफेस। यानी कि जो वेदरिंग होता है, मतलब कि देखो क्या कहते हैं कि जो नीचे जो प्लेट्स होती हैं, अर्थ के नीचे जितनी भी प्लेट्स हैं वो क्या आपस में जब टकराती हैं, इरोजन होता है उनमें। तो इनमें क्या दो चीज़ें आती है, एक तो उसमें वेदरिंग यानी वेदर ख़राब हो जाता है, और एक होता है इरोजन। ठीक है, तो वेदरिंग में क्या होता है कि अर्थ सरफेस में क्या बहुत सारे रॉक्स आने लगते हैं, रॉक्स टूट टूट के गिरने लगते हैं। और इरोजन में क्या होता है कि जो लैंडस्केप होते हैं और इसके जो एजेंट्स होते हैं जैसे वाटर, विंड, आइस, ये सब क्या इरोड करने लगते हैं, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ये सारे जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं वाटर और विंड के द्वारा, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सब इरोजन जितना भी चीज़ें इरोड हुई हैं उनका डिपॉजिशन ये क्रिएट करता है लैंड फॉर्म ऑफ द सरफेस। यानी कि सरफेस में जितना भी लैंड फॉर्म हुआ है वो सब इसी से हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर, यानी कि जो नदी है उसका क्या काम होता है। The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. As the river centers the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of the meander loop and come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers on fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The rivers become so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth, the collection of sediments from all the mouths from a delta. तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि देखिए जो नदी का काम होता है, क्या काम होता है देखिए। तो जो हमारी नदी होती है वो क्या, जब वो चलती है पहाड़ से आती है तो वो कैसे एकदम टेढ़ी मेढ़ी होके आती है, जैसे सांप नहीं चलता वैसे चल के आती है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो चल रही है इसको हम लोग कहते हैं मियांडर। यानी कि इसके जो टेढ़ा ऐसे सांप की तरह चल रही है तो इसको क्या कहते हैं, इसको मियांडर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है कि मियांडर्स के साथ ही ये जो इसमें एक बात कही गई है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो
हमारी नदी है वो कैसी सांप की जैसी आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्या क्लोज हो जाते हैं। फिर ये देखिए जहाँ पे कर्जल मूव कर रहा है, ये आपस में क्या, ये और ये दोनों मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये पार्ट जो है ये दूर चला जाता है। जैसे कि ये था, तो ये पहले यहाँ से होके जाती थी नदी, फिर उसके बाद क्या, ये यहाँ से क्या कट गई, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। और फिर क्या होता है कि जो रिवर होती है, पहले तो रिवर में कई सारे रिवर्स में दो टाइप की नदियाँ होती है, एक होती है ट्रिब्यूटरीज और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जैसे कोई एक मेन नदी है, उसमें अगर कोई छोटी नदी मिल रही है आकर के, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रिब्यूटरी। और अगर कोई मेन नदी है, बड़ी नदी है, उससे अगर कोई छोटी छोटी नदियाँ बाहर से निकल रही हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि जो समुद्री लहरें होती हैं, इनका क्या काम होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop over time. They become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities becomes bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arches. Further erosion break the roof and only wall are left. These wall-like features are called stacks. The steep rocky coast rising almost vertically above seawater is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores फॉर्मिंग बीचेस। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए, जो बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, वो सब कहाँ सी में होती है। तो पानी क्या करता है कि पानी की लहरें जो होती है वो इतने प्रेशर से जाती है वहाँ पे जा कर के। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या एक बड़ी सी क्या है, एक रॉक बनी खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या समुद्र लहरें जाती है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपने सी की वेव्स ने क्या यहाँ पे होल कर दिया है। तो इस होल को क्या कहते हैं, सी आर्क कहते हैं, कि समुद्र ने क्या इस पत्थर को काट दिया, तो क्या है, सी आर्क है। कभी कभी इन्हीं बड़ी बड़ी चट्टानों में क्या, ये जो पानी की लहरें हैं क्या केव बना देती है, जिनको हम लोग कहते हैं सी केव। अब जैसे क्या हुआ कि देखिए, जैसे कि ये एक सी आर्क बना है, फिर यहाँ पे इतनी लहरें गई, तो क्या हुआ, जैसे ये एक हमारा पहाड़ है, ये रॉक है, ये क्या बिना किसी सपोर्ट के खड़ी हुई है, छोटे से चट्टान, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैक, जो कि क्या कहलाया जाता है, स्टैक। तो ये जो हमारी सी वेव्स होती हैं, ये क्या बहुत ही काम करती हैं, और ये क्या कर देती हैं, ये सी आर्क सी वेव्स को क्या फॉर्म कर देती हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glacier carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacier moraines मरीन्स। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर कुछ नहीं होते, जो ग्लेशियर होते हैं ये एक रिवर ही होती हैं, लेकिन ऐसे रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ की नदी होती हैं ग्लेशियर्स, ठीक, एक टाइप से। जो इसमें क्या होता है कि जब लैंडस्केप क्या कहते हैं इरोड होता है, तो इन्हीं में क्या है, जो बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोर्स एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो, यानी कि जो सॉइल की रॉक होती है वो नीचे क्या दब जाती है, और यहाँ पे क्या ग्लेशियर आ जाता है, जिसकी वजह से जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो यहाँ से फिर क्या फिर से नदी निकलते हैं, फिर मेंडर्स बनते हैं। तो इन्हीं को क्या ग्लेशियर मरीन्स कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवा का क्या काम है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? Try to collect some picture of sand dunes. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In desert, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts the transport sand from one place to another. When
when it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structure. These are called sand dunes. When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of लुइस इज फाउंड इन चाइना। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने डेजर्ट्स में देखा होगा कि वहाँ पे क्या बहुत सारी चट्टानें, मतलब कि बहुत सारी रॉक्स रहती हैं, तो वहाँ पे जो हवा चलती है वो उनके साथ क्या रेत भी थोड़ी थोड़ी उड़ती है, तो सैंड के थोड़े थोड़े पार्ट्स उड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे वो रॉक्स को काट देते हैं। तो कभी कभी जो रॉक्स होती है वो मशरूम शेप के आ जाते हैं, जिनको हम लोग मशरूम रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कभी कभी जो इसमें सैंड ड्यून्स बन गए, तो यानी क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं उनको काट काट के ऐसे डिज़ाइन बन जाती है, जिनको क्या सैंड ड्यून्स हम लोग कहते हैं। और ये चाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना क्या डेजर्ट है। चाइना में कहाँ डेजर्ट है? चाइना में जो अपर साइड क्या है, डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।